गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडियो एक्टिविटी में आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत। 1902 में ये सिद्धांत दिया गया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी केवल अनस्टेबल न्यूक्लियाई द्वारा शो की जाती है, यानी ये केवल अस्थायी नाभिकों का गुण है। जो नाभिक स्थायी हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। फिर ये जो गुण है ये हमेशा न्यूक्लियाई ही शो करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इंडिविजुअल एलिमेंट हो या वो तत्व कोई कंपाउंड बना रहा है, तब भी वो नाभिक वैसी की वैसी ही रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। जो अस्थायी नाभिक है वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और इस प्रोसेस में वो तत्व जो है वो किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है। जो नया तत्व बना उसके गुण फिज़िकल और केमिकल वो टोटली डिफरेंट होता है अपने पेरेंट न्यूक्लियस से। तो डॉटर न्यूक्लियस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट न्यूक्लियस से किसी भी रूप में मैच नहीं करती हैं, क्योंकि वो कण ही वो जो तत्व है वो दूसरा तत्व बन जाता है, एक नया तत्व बनता है और उन दोनों तत्वों की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। एक नाभिक जो है वो एक बार में केवल एक ही तरह के कण उत्सर्जित करता है। ऐसा नहीं होता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों साथ साथ निकल रहे हैं, या तो अल्फ़ा निकलेगा या बीटा कण निकलेगा। एक और पॉइंट कि जो डॉटर न्यूक्लियस है, जो तत्व विघटित होकर नया तत्व दे रहा है, अगर वो भी अस्थायी है, वो भी अनस्टेबल है, तो वो फिर से विघटित होगा, फिर से अल्फ़ा और बीटा कण उत्सर्जित करेगा और ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलता रहता है जब तक जो डॉटर न्यूक्लियस है, जो उत्पाद तत्व है, वो स्थायी ना हो। जब तक अस्थायी तत्व बनते रहेंगे तब तक वो रेडियो एक्टिविटी शो करते रहेंगे और दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते रहेंगे। ये प्रोसेस, ये चेन तब तक चलती है जब तक कि उत्पाद तत्व स्थायी ना बन जाए। रेडियो एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी फिज़िकल, किसी भी केमिकल चेंज से अफेक्ट नहीं होती है। टेम्परेचर का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम उसका कोई कंपाउंड बना दें रेडियो एक्टिव तत्व का तो भी उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो बरकरार रहती है। रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती है कंपाउंड बनने के बाद भी, और उतनी ही रहती है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव तत्व अल्फ़ा या बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उस प्रोसेस के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में होता है। इसलिए अल्फ़ा या बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। गामा किरणों के रूप में वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो पहले अल्फ़ा या बीटा कण का उत्सर्जन होता है, उसके बाद गामा का। तो गामा जो उत्सर्जन है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के। पहले अल्फ़ा या बीटा कण निकलेगा, उसके बाद गामा निकलेगा ना, गामा किरणें निकलती हैं। तो ये तो थी रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी, उसका सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है। रेडियो एक्टिव विघटन की दर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, और इस नियम के अनुसार जो परमाणु विघटित होते हैं, जो तत्व विघटित होते हैं, उनका नंबर पर यूनिट टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस संख्या के, वो जो तत्वों की संख्या उस समय विघटन के समय उपस्थित है उसके। तो विघटित परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई समय समानुपाती होती है उस समय उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या की। तो
एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X और वो दे रहा है विघटित होकर कोई प्रोडक्ट। तो शुरुआत में जब टाइम t ज़ीरो है उस समय हमने माना कि X के N0 परमाणु जो हैं वो प्रेजेंट है और धीरे धीरे विघटन के साथ साथ ये नंबर कम होता जाता है और मान लीजिए समय जब t हो गया तब X के Nt परमाणु रह गए हैं। तो dt समय d हम यूज़ करते हैं, स्मॉल d तब यूज़ करते हैं जब बहुत छोटा सा चेंज हमको दिखाना हो। तो dt समय में मतलब बहुत छोटे समय के इंटरवल में मान लीजिए dnt परमाणुओं का विघटन हुआ। dt समय में dnt परमाणु विघटित हुए तो dnt अपॉन dt क्या होगा? विघटन की दर, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जो विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या है प्रति इकाई समय और उसे हम दर कहते हैं। तो विघटन की दर जो है dnt अपॉन dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस समय जो प्रेजेंट है तत्वों की संख्या nt। तो इस नियम के हिसाब से, रदरफोर्ड के नियम के हिसाब से dnt अपॉन dt जो है वो समानुपाती होगा nt के, क्योंकि उस समय nt परमाणु उपस्थित हैं। माइनस साइन लगेगा क्योंकि परमाणुओं की संख्या में कमी आ रही है। जो चेंज है परमाणुओं की संख्या में dnt जो है वो माइनस में है क्योंकि कमी आ रही है। तो माइनस dnt अपॉन dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा जो कि है लैम्डा। माइनस dnt अपॉन dt इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू nt। लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, विघटन स्थिरांक या क्षयांक। तो ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए फिक्स होती है। हर एलिमेंट की ये अलग अलग वैल्यू रहती है। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस dnt अपॉन dt अपॉन nt। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस dnt अपॉन nt अपॉन dt। तो dnt अपॉन nt हो जाएगा परमाणुओं का वो अंश जो विघटित हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। तो लैम्डा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कुल उपस्थित परमाणुओं का वो अंश है जो 1 सेकंड में विघटित होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इक्वेशन पर हम वापस जाएं तो हम उसको लिख सकते हैं 7.7 इक्वेशन को, माइनस dnt अपॉन nt, nt को हम नीचे ले आएँ तो दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू dt। इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं दोनों तरफ। तो समाकलन के बाद क्योंकि 1 अपॉन nt जो है वो log nt के बराबर होता है इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस log nt इक्वल टू लैम्डा t प्लस c। अब ये जो c है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि जब t ज़ीरो है तो nt n0 के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू 0 और nt की वैल्यू n0 रख कर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है c इक्वल टू माइनस लॉग n0। ये वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन 7.8 में रखेंगे c की ये वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है log nt इज़ इक्वल टू लैम्डा t माइनस लॉग n0। तो हम यहाँ से लैम्डा t निकाल सकते हैं log n0 माइनस log nt, और आपको मालूम है कि log a माइनस log b जो है वो होता है log a अपॉन b के बराबर, इसलिए लैम्डा t बराबर आ जाएगा log n0 अपॉन nt के। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन t
इंटू लॉग n0 अपॉन nt। या ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, इसको हम लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन nt। क्योंकि जो हम लॉग टेबल से देखते हैं वो लॉग टू द बेस 10 होता है, इसलिए नेचुरल लॉग ln को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं लैम्डा निकालने के लिए, टी निकालने के लिए और nt निकालने के लिए। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, n0 वेरिएबल 3 है, n0 nt और t, और एक वैल्यू है लैम्डा जो कि फिक्स है किसी भी तत्व के लिए। तो इन चारों में से कोई 3 अगर हमको मालूम है तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम चौथा निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर लैम्डा मालूम है, n0 मालूम है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितने समय में nt कितना होगा, यानी विघटित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।